आज बात बारूद की नहीं होगी, बात बंदूक की भी नहीं होगी और ना ही सरहद की होगी, बल्कि बात उस बड़े फैसले की होगी जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री एक बार फिर देश के सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बात की है उसके बाद उस पूरी पॉलिसी पर बात करना, चर्चा करना और उसे दोबारा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर देश बदलना है तो हमने अपने सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तकरीबन 35 साल के वक्फे के बाद एजुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया है, इस बात का दावा पेश किया सरकार की तरफ से चंद दिन पहले। एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से एक बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखा गया। तकरीबन 400 से ज्यादा पेज पर यह डॉक्यूमेंट है और हर पेज पर लिखा गया है कि किस तरीके से नया भारत बन सकता है। और उसी पॉलिसी पर आज दोबारा बात की प्रधानमंत्री ने भी। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है, फटाफट से जरा पहले इसको सुन लेते हैं, उसके बाद पूरे पैनल के पास चलेंगे और चर्चा करेंगे इस इंपॉर्टेंट इश्यू की जो हमारे नेशनल बिल्डिंग के लिए, यानी देश के बनाने के लिए और देश की नींव रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बिना पॉलिटिक्स के आज सीधी चर्चा होगी और चर्चा बहुत गंभीर होगी। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री को। और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति मूर्त रूप ले चुकी है, तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करें,
ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। 2015 में सरकार ने मन बनाया कि एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, इसको दोबारा से देखा जाए और बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को यह कहा गया कि 6 महीनों के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपे। लेकिन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि 6 महीने तो दूर, बड़ा टाइम उन्होंने लिया और 7 मई 2016 को एक रिपोर्ट सबमिट हुई जो सरकार के सामने आई। उसमें बड़ी चीज़ें यूजीसी और एआईसीटी और दीगर चीज़ों के लिए कहा गया था। उसके बाद सरकार का मन दोबारा बना 2017 में और उन्होंने एक और कमेटी बनाई जिसको 6 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया और उन्हें कहा गया था कि 6 महीनों के अंदर अंदर आप एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी दे दीजिए नेशनल हुकअप के लिए। 23 महीने, तो आफ्टर 23 मंथ्स एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट सामने आया जो सरकार ने आम लोगों के लिए भी रखा, सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर दिया गया, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया और फाइनली एक एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आई है। और जब आप फिगर्स को देखेंगे तो बड़े आप देखेंगे कि देश के लोग कितना जागरूक है और कितनी इंपॉर्टेंस वो इसको देते हैं। तकरीबन 6,500 से ज़्यादा लोगों की तरफ से अमेंडमेंट्स लिखी गई कि ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वो सरकार ने कितनी मानी है, कितनी नहीं मानी है, दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। और फिर सरकार ने आज खुद ही इस बात को मान लिया कि अब हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो हमारा जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, जबकि आज तक सिर्फ 1.7% ही लिया जाता। तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट जी बैच है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी आप इस वक्त देख सकते हैं, हमें लाइव देख सकते हैं। तो मेरे साथ हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, फटाफट से उनके साथ आपको मिलवाते चलें। 3 मेहमान ज्वाइन करेंगे, 2 हमारे टेलीविजन चैनल पर आप देख रहे होंगे और तीसरे थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ संतोष कुमार जी, संतोष कुमार पांडे जी है, एजुकेशनिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ डॉक्टर सीबी मिश्रा, डायरेक्टर प्रिंसिपल है पीजीएस स्कूल के, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ प्रोफेसर नीरज करण सिंह साहब ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, तो जब वो आएंगे तब उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सीबी मिश्रा सर आपके पास आऊँगा। जो ये नई पॉलिसी एनईपी हमारे पास आया है, इस एनईपी को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी, ये 21वीं सदी के लिए हमारा फाउंडेशन स्टोन है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत ट्रांसफॉर्म होगा और जो हम टुकड़ों में सोच रहे थे उसको ख़त्म करके एक बड़े कैनवस पर हमने बड़ी चीज़ को लाया है। आपने इस पॉलिसी को देखा होगा, आप शिक्षा के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से इस नई एनईपी को आप देख रहे हैं? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रूपरेखा रखी है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमने इस बातों को ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था। इस पॉलिसी के अंदर अगर आप पूरा देखें कि बच्चों को एक नई तालीम, जो पहले नई तालीम हमारे यहाँ एक एजुकेशन पॉलिसी रही है महात्मा गांधी जी के समय पे, उसी कॉन्सेप्ट को हमने इसमें काफ़ी कुछ इन्वॉल्व किया हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं था कि पुरानी वाली पॉलिसी के अंदर और इस वाली पॉलिसी में कोई ज़्यादा बदलाव हम कहें। ज़्यादा बदलाव ये है कि इस समय बच्चों की एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो आज मोदी साहब ने कहा है, ये भी आज बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले करिकुलम पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरेक्टिव क्लासेस, उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सब बहुत जरूरी है। बच्चा आज की डेट में इसी जो पॉलिसी बनाई गई है उसके अंतर्गत हम लोग अक्सर ये देखते थे, हमारे सामने ये प्रॉब्लम आया करती थी कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जब हम लेके चलें तो कम से कम बच्चा अपने आप में निर्भर हो जाए, आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो और सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करे। वो जॉब सर्चर की जगह जॉब क्रिएटर की बात करे, जॉब सर्चर की आवश्यकता ही ना पड़े उसको। और यही इस पॉलिसी के अंदर सिखाया जा रहा है कि बच्चा अपने आप में कैसे कराया जाए। कोडिंग, कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वक्त आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को कोडिंग की बात कही गई है इस पॉलिसी के अंतर्गत, ये सबसे बड़ा अच्छा रूपरेखा है।
और हम मेरा ये मानना है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, बच्चे के स्किल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे, जो 21 सेंचुरी स्किल्स की बात हम कहते हैं ये ऑटोमेटिकली डेवलप होगी और बच्चों को कहीं ना कहीं और माता पिता को इस बार में बड़ी खुशी होगी कि उनका बच्चा आत्मनिर्भर बन रहा है, उसको सेल्फ डिपेंडेंसी जिसे हम कह सकते हैं, सेल्फ डिसीजन मेकर कह सकते हैं, वो इनोवेटर थिंकर बन सकता है, वो थॉट प्रोसेसर बन सकता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं देख रहा हूँ। और जो ये स्कीम बनाई गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को इस बार करिकुलम के अंदर एक पार्ट बनाया गया जो बहुत ही जरूरी था, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक जैसा करिकुलम का कॉन्सेप्ट बन जाएगा जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में नहीं था। और दूसरा एक हायर एजुकेशन में भी सर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा कि बच्चा अगर 1 वर्ष के बाद छोड़ भी देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिले, दूसरे वर्ष छोड़ता है तो उसको कम से कम एक डिप्लोमा मिले और तीसरे वर्ष उसको डिग्री मिले। और ये जो तीनों का कॉन्सेप्ट था, पहले आपने सपोज करिए बीकॉम किया और बीकॉम के बाद पहला साल आप बच्चा छोड़ दिया किसी भी कारण से, तो उसका 1 साल पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता था, उसको कहीं ना कहीं दुख का आभास भी होता था। इस पॉलिसी के अंदर कम से कम उसको हर जगह सर्टिफिकेशन मिल रहा है, ये सबसे बड़ी एक इसमें एक और खास बात है, और वो सर्टिफिकेशन को क्रेडिट्स को लेके आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यूएशन में ले सकता है। ये एक इसके अंदर एक मेन पॉइंट आता है। और सर मैं आऊंगा डॉक्टर साहब दोबारा आपके पास, चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपने छेड़ दी है। संतोष कुमार पांडे साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री साहब दोबारा बोले हैं, लेकिन विपक्ष ने फिर भी कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ और लोगों की तरफ से भी सवाल है, लेकिन आप चूंकि एजुकेशनिस्ट है इसलिए आपसे जानना चाहूँगा, आपने गो थ्रू किया होगा इसमें से, तो किस तरीके से आपको पॉलिसी लग रही है और नेशनल हुकअप पर जब इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, हर स्टेट को भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, तो कितना आपको ये इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस शिक्षा नीति की, तो इसको पढ़ने के बाद यही प्रतीत होता है कि समझने के बाद यही प्रतीत होता है कि उद्देश्य बहुत अच्छा है, और यदि हम इसको सही तरीके से लागू कर पाते हैं तो वो सारी बातें जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, देश को ऊंचाई तक ले जाने में, देश को शक्तिशाली बनाने में, वहां तक पहुंचना कोई कठिन काम नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं। पहली चीज, हमने देखा है कई सारे जगहों पर जमीनी स्तर पर वो जो उत्साह है बहुत सारी योजनाओं के क्रियान्वयन का, वो कमजोर पड़ता है। हालांकि इस पॉलिसी में इसको दूर करने की कोशिश करी गई है, और मैं समझता हूं कि बाकी जो 2 पॉलिसी हैं उससे ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचकता है, और लचकता न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है आरंभिक शिक्षा से, बल्कि केंद्र और राज्यों से संबंध के विषय में जो आपने बात करी है। तो चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ऐसे में जब से हम एक बात देख रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो चाहे वो कोई भी विषय रहा हो केंद्र और राज्य को लेकर, तो एक सहकारी संघवाद की भावना बलवती हुई है। मैं समझता हूँ शिक्षा को लेकर भी राज्यों और केंद्र के मध्य किसी तरह का मतभेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई विषय नहीं है जिसको थोपने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए हम भाषाओं की बात करें तो जो प्राथमिक स्तर पर है, मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, और कहीं पर इस तरह की बाध्यता नहीं है, और ये अच्छा विषय है। मैं समझता हूं कि आप किसी भी राज्य में हो और कोई भी राज्य इसका विरोध नहीं करेगा कि वहाँ के बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है, और जो नन्हे बच्चे हैं वो बहुत एक सहजता के माहौल में सीखेंगे। तो मेरा ये मैं आऊंगा दोबारा संतोष जी आपके पास। मतलब प्रोफेसर नीरज करण सर ने भी ज्वाइन कर लिया। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए मेरे इस शो में। बड़ा इंपॉर्टेंट जी डिबेट है आज, जो थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के भी बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हमारी एजुकेशन का सिस्टम सही हो तो नेशन हमारा सही डायरेक्शन में जाएगा। तो उस पर जो नई पॉलिसी आई है NEP 2020, उसे प्रोफेसर साहब आप कैसे देखते हैं, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए? ये बड़ी अहम है, इसको समझना और इसको विचार करना बड़ा जरूरी है।
जब हम इसका ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो 4 भागों में ये विभक्त है। सबसे पहले जो है स्कूल एजुकेशन की बात इसमें की गई है, और मैं मानता हूं किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, और किसी भी समाज और किसी भी नई पीढ़ी के लिए एजुकेशन पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि एजुकेशन ही वो सोपान है, वो सबसे पहली सीढ़ी है जो एक राष्ट्र के भविष्य को तय करती है। पिछली जितनी भी सरकारें हैं उनकी नई शिक्षा नीति की बात कीजिए या और जो मैकाले की शिक्षा पद्धति की बात कीजिए, भारत के अंदर एक अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इस गवर्नमेंट ने 35 साल के बाद में उस शिक्षा पद्धति को इंप्लीमेंट करने की पहल की है, ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई बेड़ा नहीं। ये पूरा पॉलिसी जो है 4 भागों में विभक्त है, जिसमें सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की बात की गई है। मतलब ये है कि जितने भी स्कूल हैं वो किस तरह से संवर्धन हो, उनमें शिक्षा का स्तर क्या रहो, इस पर पूरी बातचीत की गई है। स्कूल से उसके बाद में उच्चतम शिक्षा की बात इस पूरी ड्राफ्ट में की गई है, और ये बात कही गई है कि सिर्फ व्यक्ति और विद्यार्थी छात्र निर्माण नहीं, शिक्षक और शिक्षा का भी निर्माण बेहद आवश्यक है। जहां शोध आवश्यक है वहीं अनुसंधान से शिक्षक का विकास भी आवश्यक है, क्योंकि एक योग्य शिक्षक एक योग्य विद्यार्थी और छात्र का निर्माण करेगा। ये सभी बातें इसमें कही गई है। मैकाले की शिक्षा पद्धति जहां व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू लर्न पर बेस्ड थी, ये पूरी की पूरी शिक्षा नीति पढ़ने के बाद में, इसको समझने के बाद में जो अहम बात आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कही है वो है हाउ टू लर्न, कैसे सीखें। ये बड़ा आवश्यक है, और अपनी भारतीय भाषाओं में ही आप ज्ञान अर्जन करेंगे। ये बड़ी चीज है, क्योंकि हम जब विदेशों में देखते हैं तो वहां पर भी लोकल लैंग्वेज के जरिए से प्रमोट किया जाता है बेसिक और प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, ताकि बच्चे की नींव जो है वो सही पड़े। मैं डॉक्टर सीपी मिश्रा सर आपके पास आना चाहूंगा। सरकार ने इसी नीति के अंदर एक पॉइंट करके मैं जरा उठाऊं जल्दी से, इस पर कमेंट आप करेंगे। कह रहे कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटियां हैं उनकी कैंपसेस को हम खोलेंगे जी पूरे भारत के अंदर, और इस तरीके से एक सिस्टम बनेगा जो एक कंप्रहेंसिव सिस्टम होगा यूनिवर्सिटी के सेटअप पर, क्योंकि 3 तरह का सेटअप अभी बनाया गया है। 3 तरह की यूनिवर्सिटियां हमारे सामने रहेंगी। एक नंबर 1 ग्रेड जो होगा वो रिसर्च वाली यूनिवर्सिटी होगी, दूसरे पर टीचर्स यूनिवर्सिटी होगी, तीसरे पर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज वाली यूनिवर्सिटी को जिसको कहा गया है। लेकिन ये जो ग्रेड ऑटोनॉमी की गई है 3 हिस्सों के अंदर, किस तरीके से आप इस डिसीजन को देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना कि देखिए इससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा होगी छात्रों के अंदर भी। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये चीज यहां पर रिफ्लेक्ट होगी? मेरा यह मानना है इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ना, यह सिर्फ एक विचारधारा है। अगर आप यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज को देखें तो उसमें बिल्कुल सही बात है कि आज की डेट में हमारे यहाँ शोध बिल्कुल समाप्त हो चुका है, रिसर्च वर्क का काम नहीं हो रहा है, और इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कूल बेस्ड में ही रिसर्च की बात की गई है। बच्चे को 6ठी क्लास के बाद ही रिसर्च बेस्ड की बात की जा रही है। जहाँ पे रिसर्च नहीं होगा वहां पे कुछ नया कार्यक्रम नहीं लाया जा सकता होगा, वहां पे कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता होगा। तो यहाँ पे रिसर्च बच्चे को ही अगर एक आदत में डाल दिया जाएगा, और बच्चों से लेके जब वो ग्रेजुएशन लेवल पे निपट रहा होगा तो उसका रिसर्च बेस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर वो रिसर्च बेस्ड पे स्टडी करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका क्रिटिकल थिंकिंग, उसका क्रिएटिविटी थिंकिंग, उसका इनोवेटिव स्किल्स बढ़ेगा। और इसीलिए कोडिंग की बात भी कही गई है। जो कोडिंग है वो रिसर्च बेस्ड का ही एक स्टडी का पार्ट है। राज सर, संतोष जी एक कमेंट जरा आप भी कीजिएगा इस पर जो मैं पूछ रहा था, और उसके साथ साथ जो पॉइंट सरकार की तरफ से कहा गया कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को एस्टैब्लिश किया जाएगा, और ये NRF जो है ये गवर्निंग बोर्ड के तौर पर काम करेगा जी, यूनिवर्सिटीज पर देखेगा किस तरीके से काम होना है। देखिए, मैं समझता हूं कि पूर्व में हमारे जो वक्ता हैं उन्होंने जो बात रखी, मैं सहमत हूं कि रिसर्च भारत में उस स्तर का नहीं हो रहा है जो अपेक्षित है। आप यदि दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में देखें तो जो शोध है और जो वहाँ की गुणवत्ता है, और गुणवत्ता का मतलब ये नहीं कि गुणवत्ता एक अप्रासंगिक है, वो उस समाज के, उस देश के और पूरे उनकी जरूरतों के हिसाब से है। तो भारत को उच्च शिक्षा में अग्रणी रखने के लिए जरूरी है कि रिसर्च पे जोर दिया जाए, शोध पे जोर दिया जाए। तो इस तरह के प्रयास तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं इसको बहुत पहले लागू किया जाना चाहिए, और हम काफी देरी से आए हैं।
और ये मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं इस तरह की सोच का, क्योंकि जब तक हमारे विश्वविद्यालय, रिसर्च यूनिवर्सिटी की रीढ़ की हड्डी है, मेरा ये मानना है, और यदि रिसर्च कमजोर होती है तो विश्वविद्यालय कमजोर होते हैं। यदि हमें अपने देश के विश्वविद्यालयों को विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय बनाना है, ऐसे विश्वविद्यालय जो न सिर्फ हमारे देश में उत्तम नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि वो विश्व की समृद्धि की, जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो रिसर्च के बिना संभव नहीं होगा। रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण है और रिसर्च के जरिए ही हम प्रायोरिटी नंबर 1 ही रिसर्च को दे दिया गया है। यहाँ पर जब हम बाइफरकेशन को देखते हैं तो रिसर्च पर प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार आएंगे तो कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे डिस्कस करना है, क्योंकि अब ई कंटेंट पर भी जोर दिया गया है और कहा गया कि रीजनल लैंग्वेज में ई कंटेंट जो है वो आएगा। इस पर बड़ी बात होगी कि ये जो ई कंटेंट आएगा ये किस तरीके से होगा, और फिर फिजिकल ऑटोनॉमी 45,000 कॉलेजों को दी जाएगी। व्हाट इज दैट, दिस फिजिकल ऑटोनॉमी दी जाएगी और एफिलिएशंस इनकी जो है वो सेट की जाएगी। इस पर थोड़ी सी चर्चा हम जरूर करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे। तो एजुकेशन पर हमारी रिसर्च डिबेट जो है वो कंटिन्यू रहेगी।